नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज के ऑडियो में द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता के पार्ट 1 जो मिथिला के ऊपर आधारित है, उसका पहला अध्याय चाइल्डहुड इन मिथिला, उसके बारे में बोलेंगे। ये अध्याय बहुत बड़ा है, इसलिए हमने उसको छोटे छोटे खंड में भाग कर लिया है। और इसका प्रथम खंड आरंभ करने से पहले एक बात हम जानेंगे कि इस पुस्तक में सीता माँ का वर्णन जिस चरित्र ने किया है उसका नाम मीनाक्षी है और वो भी एक नारी चरित्र ही है। इस अध्याय में हम मिथिला में मीनाक्षी का बचपन के बारे में जानेंगे। मीनाक्षी का जन्म पुरातन विदेह राज्य जिसे मिथिला कहा जाता है, वहां पर एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में हुआ। ब्राह्मण होते हुए भी किसी दुर्भाग्यवश उनके कई पीढ़ियां मिथिला के राज परिवार में सेवक का काम करते थे। पहले वे महाराजा हर्षवर्मा जनक और उसके बाद महाराजा क्षीरध्वज जनक के सेवा में आए। महल के अंदर के काम जैसे साफ सफाई, रसोई आदि में हाथ बटाते थे। आगे चलकर जब कार्य मीनाक्षी के पिताजी ने संभाला, वो महल के समस्त सेवक सेविकाओं के मन में एक स्वतंत्र स्थान बना चुके थे। वह पूरे समर्पण भाव से महाराजा जनक और उनके परिवार की सेवा करते थे और यही सेवा भाव आगे चलकर मीनाक्षी को भी रखना है, यह उसको बचपन में ही समझा दिया गया था। उनके लिए कोई काम छोटा नहीं था जो महाराजा की सेवा के लिए हो। अब मीनाक्षी के परिवार में केवल उसके पिताजी और वो थे। बचपन से ही उसकी मां नहीं थी। सेवक सेविकाओं से पले जाने पर भी वो हमेशा अपने पिताजी के साथ राजमहल जाती थी, क्योंकि उसके पिताजी हमेशा उसे अपने पास ही रखना चाहते थे। अब हम महाराजा क्षीरध्वज जनक के चरित्र चित्रण करेंगे। महाराजा जनक सभी प्रजाजन के श्रद्धेय थे। वे अपने युवावस्था में होकर भी क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी प्रजाजन के पिता समान थे। घर के छोटे से छोटे काम करने वालों से लेकर उच्च पद में रहने वाले सबको वो समान दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो सबके अंतर मन या हृदय को देखते थे, न कि उनकी बाहरी सुंदरता को। उनके इस गुण के कारण उनके और उनके प्रजाओं के बीच एक असीम प्रेम संबंध था। इस कारण मिथिला राज्य में एक श्रृंखलित और शांतिपूर्ण वातावरण था। सभी प्रजा उन्हें जनक बाबा बुलाते थे। राजा जनक एक महाराजा ही नहीं बल्कि एक महान ऋषि भी थे। वे हर समय विभिन्न आश्रम में जाकर ऋषि मुनियों से मिलते थे, उनके साथ बैठकर योग साधना ध्यान आदि करते थे। इतना ही नहीं, वो खुद साधुओं को ऋषियों को महल में बुलाकर उनको दावत देते थे, उनके साथ सत्संग संगत्य करते थे और इसके फलस्वरूप जो भी आशीर्वाद प्राप्त होता था वो पूरे राज्य में सुख और शांति को बनाए रखता था। सभी महाराजा के इस बुद्धिमत्ता से बहुत लाभान्वित होते थे, क्योंकि वो सबके समस्याओं को अति सहज रूप से सुलझा देते थे और इस कारण वे सबके प्रिय बाबा थे। और महाराजा जनक के पत्नी महारानी सुनैना, जिन्हें सब सुनैना माँ बुलाते थे, वो महल के जिस भाग में रहते थे वह अत्यंत धनशाली दिखाई देता था। लोगों के कलात्मकता से महल को सजाया गया था, जैसे कि सुंदर सुंदर चित्रित फूलदानों से, मिट्टी के बर्तनों से, मिट्टी के दीवारों से और महीन बुने हुए कपड़ों से महल को सजाया गया था। सुनैना माँ को कला से विशेष रुचि था, जिसके बदौलत न केवल महल बल्कि पूरे राज्य की सुंदरता एक विशेष ऊंचाई पर था। महाराजा और महारानी को कोई संतान नहीं थे और इसका कारण जनक बाबा के तपस्वी गुण था। अब हम मीनाक्षी के पिताजी के बारे में कुछ जानेंगे। मिथिला में मीनाक्षी के पिताजी के अतिरिक्त सभी खुश रहते थे।
बाबा जनक के बहुत करीब रहकर भी, उनका आशीर्वाद निरंतर मिलने पर भी वे हमेशा एक बेदर्द सोच में रहते थे। इसका कारण यह था कि वह एक पूर्णतावादी इंसान थे, जिन्हें हम परफेक्शनिस्ट कहते हैं। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे दूसरे सेवक सेविकाओं से किया गया काम भी वह पुनः बहुत ही विनम्र भाव से करते थे, और उनका यह कहना था कि इस काम को और भी बेहतर किया जा सकता था। उनकी यह बात मीनाक्षी को मन ही मन कहीं एक विरोध भाव लाता था, पर वह चुप रहती थी। पिताजी एक बात उसे हर समय कहते थे कि जनक परिवार के कारण हम अपने दुर्भाग्य या मिसफॉर्च्यून से बाहर निकल गए हैं, इसलिए हम उनके सदा ऋणी हैं। उनकी दया न होती तो पता नहीं क्या होता। जब मीनाक्षी थोड़ी बड़ी होती है तो जब भी वो अपने पिताजी से इस दुर्भाग्य के बारे में पूछना चाहा, पिताजी कुछ उत्तर नहीं देते थे, सिर्फ आसमान को ताकते रहते थे और ये सब उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कहकर चुप हो जाते थे। पिताजी कभी उसे उनसे दूर जाने नहीं देते थे, यहाँ तक कि दूसरे लड़कियों के साथ जंगल या नदी में स्नान करने जाने तक भी नहीं देते थे। जब मीनाक्षी 8-9 साल की हुई, पिताजी के निगरानी में दूसरे सेवक सेविकाओं के साथ महल के थोड़े थोड़े काम करने लगी। हर संध्या को जब पिताजी काम समाप्त करते थे, बाबा जनक के आशीर्वाद के लिए जाते थे। कभी कभी मीनाक्षी भी दरवाजे तक जाकर खड़ी रहती थी। पिताजी बाबा जनक के चरण पर अपने माथे को रख देते थे। बाबा जनक का चेहरा अत्यंत शांत और दयायुक्त दिखाई देता था। वे पिताजी को शांत स्वर में विश्राम करने के लिए बोलते थे और उनके लिए सुख निद्रा की कामना करते थे। पिताजी बहुत कम समय के लिए सोते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बाबा जनक को कभी भी उनकी आवश्यकता हो सकती है, तो इस कारण वो सो नहीं पाते थे। और वे बहुत कम खाते भी थे, इसलिए उनका स्वास्थ्य बहुत ही दुर्बल था। बाबा जनक से आशीर्वाद लेने का काम हर रात होता था। जनक बाबा के आशीर्वाद लिए बिना पिताजी कभी सोते नहीं थे। उनका यह कहना था कि बिना बाबा जनक के आशीर्वाद के अगर उन्हें रात को मौत आ जाए तो। ये सब सुनना मीनाक्षी को अच्छा नहीं लगता था। जब महाराजा जनक कुछ दिनों के लिए ऋषि आश्रम चले जाते थे, पिताजी बैठकर उनका प्रतीक्षा करते रहते थे, जैसे पिताजी का जीवन जनक बाबा के आने पर ही टिका था। जितना समय पिताजी जनक बाबा के सामने रहते थे, उतना समय छोड़कर बाकी के समय उनके चेहरे पर कठोरता भाव दिखाई पड़ता था। इस भाव को मीनाक्षी ने भूलवश उसके प्रति अयत्नशीलता समझ रही थी। पिताजी के कर्मनिष्ठता को वो उसके प्रति अवहेलना समझ रही थी। संभवतः ये सब पिताजी में एक मातृस्नेह भाव की अभाव के कारण हो रहा था। इस कारण मीनाक्षी अपने भावनाओं को अपने अंदर ही दबा लेती थी। तो आज के अध्याय में हम सबके चरित्र के बारे में जाने, अगले अध्याय में उसके आगे जानेंगे। धन्यवाद।